तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि डिवाइन कॉन्टिनेंट को 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें से 4 हिस्से ऐसे हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जहां इंसान बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। मगर वहीं पे एक सेंट्रल डोमेन है जो कि बिल्कुल बंजर है और वहां पे टेम्परेचर भी बहुत ही हाई रहता है और वो जगह इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उस वक्त के इंसान, जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उन्होंने डीमंस को उस जगह कैद कर दिया। जिसके बाद कई साल गुजरने के बाद डीमन एम्परर वो ब्रेक थ्रू करता है, जिसके बाद वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और फिर वो अपनी एक आर्मी बनाता है और उस आर्मी के जरिए वो एक रीजन पे हमला कर देता है। जिसके बाद उसके हमले को रोकने के लिए लुओ फ्यूमिंग नाम का एक बंदा, जो कि क्लाउड सेक्ट से था, वो ह्यूमंस की मदद करने के लिए वहाँ पे आता है और फिर हमें दिखाया जाता है डीमन एम्परर को। वो कहता है कि इंसान उन चारों रीजन्स में बहुत ही खुशी से रह रहे हैं। क्या उन लोगों ने कभी देखा है कि हम लोग यहाँ पे किस हाल में हैं? ये कहने के बाद वो एक ड्रैगन को समन करता है, जो कि एक लावा के बीच में से निकलता है। वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो ड्रैगन आते ही जंग के मैदान में कूद पड़ता है, जिसके बाद हर तरफ तबाही फैल जाती है और वो लोग आग के बहुत बड़े गोले फेंकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सभी घरों में आग लग जाती है। और फिर लुओ फ्यूमिंग वो अपनी आर्मी लेके उनके सामने आ जाता है और दोनों के बीच में जंग शुरू हो जाती है। तो लुओ फ्यूमिंग जब उस ड्रैगन को देखता है तो तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है, मगर उसके अटैक से ड्रैगन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ड्रैगन अपनी टेल से उस पर अटैक करके उसे पीछे हटा देता है। ये देखने के बाद वहाँ पे क्लाउड माउंटेन की लीडर खुद आ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। वो वहाँ पे आती है तो हर जगह बर्फ जम जाती है। तो वो वहाँ पे आकर कहती है कि इस रीजन में डीमंस की कोई भी जगह नहीं है। ये कहने के बाद वो अपने रेलिक को ज़मीन पे मारती है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा ड्रैगन बर्फ में बदल जाता है और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद डीमन आर्मी को हराने के लिए वो लीडर नोकीले आइस क्रिएट करती है, जिससे वो डीमंस के ऊपर नोकीले पत्थरों की बारिश कर देती है। ये देखने के बाद डीमन एम्परर को भी गुस्सा आ जाता है। वो एक और ड्रैगन के साथ वहां पे आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउड सेट की लीडर एक फिनिक्स बर्ड को समन करती है और दूसरी तरफ डीमन एम्परर, उसके पास एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है। दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं, मगर ड्रैगन का अटैक ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से फिनिक्स बर्ड बुरी तरह से इंजर्ड होकर ज़मीन में गिरने लगता है। तो क्लाउड माउंटेन के लीडर अपनी आर्मी की तो मदद कर पाती है, मगर वो डीमन एम्परर को नहीं हरा पाती। जिसके बाद कहा जाता है कि उसकी सोल आज भी वहीं कहीं मौजूद है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगला सीन हमें कई 100 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि लुओ फैमिली का एक मेंबर लुओ फैमिली के साथ गद्दारी करता है और वो अपने ही भाई का कत्ल करवा के उसकी जगह खुद किंग बन जाता है। जिसके बाद हमें लुओ मैनर को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ सिपाही लुओ फैमिली के लोगों को गुलाम बनाकर ला रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का ज़मीन में गिर जाता है। तो वहाँ पे मौजूद सिपाही उसे कहता है कि तुम यहाँ मरने की एक्टिंग कर रहे हो। वो उसे बहुत ज़्यादा कोड़े मारता है। जिसके बाद वहाँ पे उसका एक सीनियर आकर उससे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे न्यू यंग मास्टर आने वाला है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये कहने के बाद वो सिपाही उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि अगर मेरे भाई लुओ जेंग को ये पता चल गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, मगर उन्हें पता नहीं होता कि लुओ जेंग कहाँ है। जिसके बाद वहाँ एक शख्स उससे कहता है कि मैंने यहाँ जेल के वार्डन से पूछा था, उसने कहा कि उन लोगों ने लुओ जेंग को अंडरग्राउंड एक जेल में रखा हुआ है। जिसके बाद हमें लुओ जेंग को दिखाया जाता है। लुओ जेंग अंडरग्राउंड जेल में होता है और वो वहाँ पे सोया हुआ था। उसके पास में एक बुक होती है और वो नींद में अपने फादर को देखता है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में था, क्योंकि लुओ बिंगवान ने उसे बुरे तरीके से इंजर्ड किया हुआ था। और वो उससे कहता है कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, इसलिए तुम्हें अब मरना होगा। तो लुओ जेंग का फादर कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर लुओ जेंग भी कहता है कि मेरा फादर ऐसा नहीं है, वो किसी के साथ भी बुरा नहीं कर सकता। मगर लुओ बिंगवान उसके फादर को मार देता है। जिसके बाद लुओ जेंग का फादर उससे कहता है कि मेरी बात कान खोल के सुनो, तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर, तुम दोनों को ही जिंदा रहना होगा। तो अपने फादर को मरता देखकर लुओ जेंग को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद लुओ जेंग लुओ बिंगवान पर अटैक कर देता है, मगर लुओ बिंगवान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। जिसके बाद वो अपनी फिंगर से उसे पुश करके पीछे धकेल देता है, मगर लुओ जेंग किसी तरह अपने आप को संभालता है और दोबारा से उस पर अटैक करता है।
मगर लुओ बिंगवान भी कम नहीं था। वो उसे अपनी मल्टी शॉट टेक्निक के जरिए बहुत ही आसानी से हरा देता है, जिस पर लुओ जेंग होश में आ जाता है और वो उठकर देखता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। जिसके बाद वहाँ पे लुओ बिंगवान का एक असिस्टेंट आता है जिसका नाम शेंगजी होता है। वो लुओ जेंग को उठाने के लिए लात मारने की कोशिश करता है तो लुओ जेंग उसकी लात को पकड़ लेता है और उसे जंजीरों से जकड़ लेता है। वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं। जिसके बाद शेंगजी लुओ जेंग से कहता है कि मुझे छोड़ दो, अगर यहाँ पे न्यू यंग मास्टर आ गया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी। मगर जेंग उससे कहता है कि तुम्हारी किसी को भी परवाह नहीं है। मगर शेंगजी कहता है कि मेरी परवाह नहीं तो फिर तुम्हारी फैमिली की तो ज़रूर परवाह होगी। ये सुनकर लुओ जेंग उसको छोड़ देता है और फिर शेंगजी उसे पकड़ के बाहर ले जाता है। जिसके बाद हमें लुओ पीरान को दिखाया जाता है। शेंगजी उसके पास आता है और उससे कहता है कि हम लोग लुओ जेंग को लेकर आ गए हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक ग्राउंड में बहुत सारे सिपाही खड़े होते हैं और उनके सामने लुओ फैमिली के गुलाम थे। लुओ फैमिली के गुलामों को मार मार के अपनी प्रैक्टिस करते थे। जिसके बाद एक लड़के का नाम लिया जाता है जिसका नाम यूशो होता है। वो लड़का लुओ जेंग का दोस्त था। तो वो वॉरियर उसे मारने ही वाला होता है कि लुओ जेंग वहाँ पे आ जाता है और उसे रोक देता है और कहता है कि इसकी जगह मैं लड़ूंगा। तो लुओ जेंग अपनी पावर्स को अनलॉक करता है। जिसके बाद वो उस वॉरियर को एक जोरदार पंच मार के उसे वहीं पे ढेर कर देता है और फिर उन सब से कहता है कि तुम सब एक साथ आ जाओ। तो वो सारे के सारे उस पर एक साथ टूट पड़ते हैं। तो लुओ जेंग एक एक करके सबकी पिटाई करता है और फिर देखते ही देखते वो सभी को वहीं पे ढेर कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे लुओ पीरान आ जाता है। लुओ पीरान ये सब कुछ देखता है तो वो अपने सिपाहियों से कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तो वो सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लुओ जेंग से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे लगा कि शायद उन लोगों ने तुम्हें अभी तक मार दिया होगा। तो जेंग कहता है कि मैंने अभी अपने फादर का बदला नहीं लिया तो मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ। तो लुओ पीरान कहता है कि बहुत ही शर्म की बात है, मैंने तुम्हें हमेशा यूं ही मायूस देखा है, तुम्हारे पास आज भी कुछ भी नहीं है। ये कहने के बाद वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करता है और तेज़ी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके पीछे जाके उसको एक ज़ोरदार पंच मारता है जिससे लुओ जेंग दूर जा गिरता है। और फिर लुओ जेंग कहता है कि तुम तो बोन रिफाइनमेंट के बिल्कुल पीक पे हो। तो लुओ पीरान कहता है कि तुम्हें पहले ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था, क्योंकि लुओ फैमिली के पास सिर्फ 2 ही पिल हैं जिन्हें एलेक्सियर कहते हैं। उन एलेक्सियर की मदद से हम अपनी कल्टीवेशन लेवल को और भी बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर लुओ जेंग कहता है कि तुमने उस एलेक्सियर का इस्तेमाल करके लुओ फैमिली के रूल्स को तोड़ा है। मगर लुओ पीरान कहता है कि बहुत ही शर्म की बात है, ये रूल्स तुम्हारे फादर ने बनाए थे और अब वो मर चुका है। ये सुनकर लुओ जेंग को गुस्सा आता है मगर वो कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद लुओ पीरान उससे कहता है कि ज़रा तुम अपनी हालत तो देखो, शायद एक कुत्ते की हालत भी तुमसे बेहतर होगी। और तुम्हारी बेचारी बहन, वो तो तुम्हारे इंतज़ार में थी कि शायद तुम उसे बचाने के लिए आओगे, मगर मैंने उसे क्लियर स्काई सेक्ट को दे दिया है। वो लोग उसे वहाँ ले गए हैं। अगर मेरा वहाँ कभी जाना हुआ तो मैं तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारी सिस्टर से ज़रूर मिलने जाऊँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और लुओ जेंग वो वहीं पे पड़ा रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन रानी का कुछ पता नहीं चला। कोई भी रानी को ढूंढ नहीं पाया, मानो जैसे वो हवा में गायब हो गई हों।